अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ चल रही जंग ख़त्म करने के लिए 3 बड़ी शर्तें रखी है। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अगर जंग रोकनी है तो सबसे पहले ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि जंग से ईरान को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा अदा किया जाए। और तीसरी शर्त यह है कि मुस्तक़बिल में ईरान पर दोबारा हमला ना हो, इसके लिए मजबूत इंटरनेशनल गारंटीज दी जाए। तेहरान का कहना है कि ईरान अमन चाहता है, लेकिन जब तक इन बुनियादी शर्तों पर रजामंदी नहीं होती तब तक जंग ख़त्म करना मुश्किल होगा और तेहरान अपनी हिफाजत के लिए हर कदम उठाता रहेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रही जंग से गल्फ मुल्कों में भी तशवीश बढ़ गई है और कई नए वाक़यात सामने आए हैं। US कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज को निशाना बनाने के बाद अब ईरान ने गल्फ में मौजूद अमेरिकी और इजरायली बैंक्स और फाइनेंशियल सेंटर्स को भी निशाना बनाने की धमकी दी है, जिसके बाद दुबई के कुछ फाइनेंशियल ऑफिसेस बंद कर दिए गए और कुछ कंपनीज ने अपने स्टाफ को वहां से मुंतकिल भी किया। फिलहाल ईरान और अमेरिका इजराइल के दरमियान जंग तेजी से जारी है, जिसके चलते पूरे मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में करीब 1 डज़न समंदरी माइंस बिछाई है, जिससे इंटरनेशनल शिपिंग को शदीद खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास समंदर में इस्तेमाल होने वाले सी माइंस को उसके सबसे ताकतवर और ख़तरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पानी के नीचे लगाए जाने वाले धमाका खेज डिवाइसेस होते हैं जो जहाज़ों के करीब आते ही फट सकते हैं और उन्हें तबाह कर सकते हैं। ईरान इन माइंस को समुद्री रास्ते में लगाकर इंटरनेशनल शिपिंग को तबाह कर सकता है, इसलिए ईरान के लिए ये एक बड़ी स्ट्रैटेजिक ताकत समझी जाती है। ईरान की जानिब से गल्फ इलाकों में जारी हमलों पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सख्त रिएक्शन दिया है और एक रेजोल्यूशन मंजूर किया है जिसमें ईरान से फ़ौरन हमले रोकने का मुतालबा किया गया है। बहरीन के UN एम्बेसडर जमाल ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन हमलों को सख्ती से रद्द करती है, क्योंकि ये मुख्तलिफ खुद मुख्तार मुल्कों पर हमले हैं जो अवाम में अमन को ख़तरा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गल्फ जैसा अहम इलाका ग्लोबल इकोनॉमी, एनर्जी सप्लाई और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंतहाई अहमियत रखता है, इसलिए वहाँ इंस्टेबिलिटी पैदा करने वाले हमले कबूल नहीं किए जा सकते और दुनिया इनके खिलाफ मुत्तहिद है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पार्लियामेंट का निज़ाम पूरी तरह रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक चलाया जाता है और हाउस के तमाम MPs बराबर हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोई भी मेंबर, चाहे वो वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, स्पीकर की इजाज़त के बगैर हाउस में बोल नहीं सकता। ओम बिरला ने कहा कि हर MP को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन ये सब पार्लियामेंट्री रूल्स के तहत ही होता है और स्पीकर हमेशा हाउस को गैर जानिबदारी और इंसाफ के साथ चलाने की कोशिश करता है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला पर एक शादी की तकरीब के दौरान कत्ल की कोशिश का वाक़या सामने आया, जहां एक शख्स ने उन पर करीब से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सिक्योरिटी टीम ने फ़ौरन मुदाखलत करते हुए हमले को नाकाम बना दिया और मुलजिम को पकड़ लिया। वाक़े के बाद मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने इस हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद एक मुसल्लह शख्स फारूक अब्दुल्ला के इतने करीब कैसे पहुंच गया, इसकी जांच होनी चाहिए। इस वाक़े पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वहां मज़ीद सख्त पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए था, क्योंकि हमारे माहौल में ऐसे नफरती लोग भी मौजूद हैं। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि तेलंगाना में पैदा होने वाले LPG क्राइसिस पर फ़ौरन मुदाखलत की जाए। उन्होंने यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को ख़त लिखकर कहा कि कमर्शियल LPG सिलेंडर्स की सख्त कमी की वजह से हैदराबाद और तेलंगाना में होटल्स, छोटे ईटरीज और PG हॉस्टल्स सख्त मुश्किल का सामना कर रहे हैं और अगर सप्लाई जल्द बहाल ना हुई तो करीब 90% होटल्स अगले 48 घंटों में बंद होने का खतरा है। KTR ने कहा कि सप्लाई की वाज़ेह मालूमात ना होने की वजह से होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ रही है, इसलिए मरकज़ को फ़ौरन कदम उठाकर गैस की मुस्तकिल सप्लाई को यकीनी बनाना चाहिए। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि अब से रियासत के तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही खरीदें ताकि पोल्यूशन कम किया जा सके और साफ एनवायरनमेंट को फ़रोग़ दिया जा सके।
انہوں نے خاص طور پر حیدرآباد اور اس کے قریبی کور اربن علاقوں کے لیے کہا کہ سرکاری دفتر جب بھی نئی گاڑیاں خریدیں یا کرائے پر لیں گے تو پیٹرول اور ڈیزل کی جگہ الیکٹرک وہیکلز ہی لیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے حکام کو اس فیصلے پر سختی سے عمل کرنے کو کہا اور بتایا کہ حکومت کا مقصد دھیرے دھیرے فیول گاڑیوں پر انحصار کم کرنا اور الیکٹرک ٹرانسپورٹ کو بڑھاوا دینا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اگر سرکاری ادارے خود الیکٹرک گاڑیاں استعمال کریں گے تو عوام بھی اس طرف رجحان بڑھائے گی اور شہروں کی ہوا کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ تلنگانہ کے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ریاست بھر کے تمام اسکولز 16 مارچ سے 23 اپریل تک ہاف ڈے چلیں گے۔ ہدایت کے مطابق گورنمنٹ ایڈڈ اور پرائیویٹ مینجمنٹ کے پرائمری، اپر پرائمری اور ہائی اسکولز صبح 8 بجے سے دوپہر 12:30 تک چلیں گے اور اس کے بعد 12:30 بجے مڈ ڈے میل دیا جائے گا۔ ڈپارٹمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ کلاس 10 یعنی SSC اسٹوڈنٹس کی تیاری کے لیے اسپیشل کلاسز جاری رہیں گی، جبکہ جن اسکولز میں SSC ایگزام سینٹرز بنائے گئے ہیں وہاں ایگزامز کے دن دوپہر 1 بجے سے شام 5 بجے تک سینٹرز چلایا جائے۔ حکام کو کہا گیا ہے کہ یہ آرڈرز تمام اسکولز تک پہنچائیں اور ان پر سختی سے عمل کروایا جائے۔ تلنگانہ حکومت نے جمعۃ الوداع، شب قدر اور عید الفطر کے لیے چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری کیلنڈر کے مطابق جمعۃ الوداع 13 مارچ اور شب قدر 17 مارچ کو آپشنل ہالیڈیز رہیں گے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ عید الفطر کی فائنل تاریخ چاند نظر آنے پر ڈیپینڈ کرے گی، اس لیے ضرورت پر ڈیٹس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر چاند 19 مارچ کو نظر آ جاتا ہے تو عید الفطر 20 مارچ کو منائی جائے گی، اور اگر چاند اس دن نظر نہیں آتا تو پھر عید 21 مارچ کو منائی جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔